अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जिया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। आज जो है महा मैराथन क्लास है, कंप्लीट उर्दू थ्योरी और एनसीएफ और साथियों आरटीई एक्ट और इस्तलाहात, और उसके बाद लगभग 7 प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे, 7 सेट कराएंगे। तो काफी लंबा क्लास होगा। बस आप लोग हिम्मत और जज्बा और जुनून के साथ आज इस पूरे क्लास को देख लीजिए। अगर आपने एक दिन भी साथियों उर्दू पेडागोजी का क्लास नहीं किया होगा तो इस क्लास को, यह मेरा दावा है कि अगर आपने शांति से और अच्छे ढंग से पूरे क्लास को अगर सुन लिया तो साथियों आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको उर्दू पेडागोजी हल करना भी आ जाएगा। पहले चलेंगे थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के बाद हम साथियों अहम अहम निकात, तब प्रैक्टिस सेट लास्ट में चलेंगे, ठीक है ना। तो उर्दू हिंदी का जो लुगत है जे उर्दू हिंदी का जो लुगत है वो साथियों इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन नोट से इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये सब तो आप जानते ही हैं कि मुआलिजाती, इस्लाही तदरीस, उपचारात्मक शिक्षण, इक्तिसाब, अर्जन, इदराकी, वकूफी, संज्ञानात्मक, तरसील, संप्रेषण, ये सब आपको पता है, इसलिए इसको पढ़ाने की अभी जरूरत मैं नहीं समझता हूं। मैं चलता हूं डायरेक्ट आगे, ठीक है ना। चलिए, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, आज पूरी 5000 तक पहुंचना है। चलिए, क्योंकि साथियों देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं उर्दू जबान के ऊपर। उर्दू पेडागोजी आपको पढ़ना है, थ्योरी देखते हैं जी। सबसे पहले कुछ चीजें देखिए, एक एक लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे बिल्कुल शांति से। आईने हिंद के 8वें शेड्यूल में, मतलब हमारा संविधान का जो अनुसूची 8 है उसमें कुल 22 जबानें शामिल है। कितनी जबान शामिल है? 22 जबानें शामिल हैं जो मंदरजा झैल है। देखिए, कभी कभी आपको यह पूछेगा कि संविधान का 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है, किससे मुताल्लिक है, तो वो जबान से मुताल्लिक है, यानी भाषा से मुताल्लिक है। अब उसके बाद यही बात याद रखिए, कितनी जबानों का उसके अंदर जिक्र है, तो 22 जबानों का कुल जिक्र है, जैसे कि आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, और यह है साथियों बोडो और डोगरी, मैथिली, संथाली। पिछले बार एग्जाम में यह पूछा गया था कि बोडो साथियों की और 8वीं अनुसूची में मंदरजा झैल में से कौन सी जबान है, तो उसमें दिया गया था बोडो, जो कि साथियों असम की क्या है, वहां की जी राज्य का भाषा है, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए आगे देखिए, यूनियन की सरकारी जबान, मतलब हमारे देश की जो सरकारी जबान है वो कौन सी जबान है। जबान से मुताल्लिक ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आईन के जुज 17 में है साथियों, यानी जुज 17 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल खत में लिखी गई जबान को मरकजी यानी सरकारी जबान करार दिया गया। अब समझिएगा, यानी हमारे भारत की जो सरकारी जबान है, सरकारी जबान कौन सी है, तो सरकारी जबान हिंदी है, चूंकि हिंदी जो है वो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिए, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि जो हिंदी है वो कौमी जबान नहीं है, इसलिए कि हमारा जो भारत है वो एक कसीर लिसानी मुल्क है, मतलब एक बहुभाषिक देश है। यहां पर अलग अलग मजाहिब के लोग अलग अलग जबानें बोलते हैं, इसलिए हमारे भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यानी नेशनल लैंग्वेज संविधान के अंदर जिक्र नहीं है। हां, सरकारी भाषा साथियों है क्या, हिंदी है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे कहा गया कदीम या क्लास की जबान, कदीम जबान बोले या क्लास की जबान बोले, यानी जिसको हम लोग शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। क्लास की जबान है वो जबान है जिसकी अपनी तारीख, आजाद कवायद और असल अदबी जखीरा रखती हैं। इसमें कुल 6 जबानें शामिल की गई हैं, मतलब हिंदुस्तान की टोटल जो है
6 जबानें साथियों क्लास की जबान में शामिल है। कौन कौन सी है तो एक एक करके आप उसको देख लीजिए। पहला आपका है तमिल जबान जो 2004 में शामिल किया गया था, संस्कृत जबान जो 2005 में शामिल किया गया था, और तेलुगु जबान जो 2008 में शामिल किया गया था, कन्नड़ जबान जो 2008 में शामिल किया गया था, मलयालम जबान जो 2013 में शामिल किया गया था, उड़िया जबान जो 2014 में। तो 3 ऊपर वाला पार्ट हो गया और 3 नीचे वाला, तो ये क्लास की जबान हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए एक चीज और आपको याद रखिएगा, दफा 343(2) यानी आर्टिकल 343(2) के मुताबिक आईने हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है अंग्रेजी बतौर मुआविन सरकारी जबान। बहुत ही भीवी आई है, पिछले बार भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा गया था। उर्दू कौन सी जबान है, सरकारी है कौमी है, हिंदी कौन सी जबान है, सरकारी है या कौमी है, तो अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो जो हिंदी जबान है वो सरकारी जबान है। और रहा सवाल अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी जबान जो है साथियों वो बतौर मुआविन सरकारी जबान, बतौर मुआविन सरकारी जबान का मतलब यह हुआ कि हेल्प करता है, मतलब सरकारी जो कामकाज होगा, जैसे मान लीजिए कि अदालत का कामकाज है वो अंग्रेजी के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका जो जिक्र है वो संविधान के 343(2) में साथियों, यानी अनुच्छेद 343(2) के अंदर किसका, अंग्रेजी को बतौर मुआविन सरकारी जबान कहा गया है। तो ये भाषा से संबंधित आप इसको याद रखिएगा, चूंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको हिंदी या उर्दू में देखने को मिलेगा। और अगर कहीं एग्जामिनर के मन में आ गया तो हिंदी में भी देखने को मिलेगा, उर्दू में भी देखने को मिलेगा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने दिन पढ़ते पढ़ते आपको एक चीज और पता चल गया होगा। देखिए जितने सारे लैंग्वेज हैं, टोटल 22 जबानों में साथियों सीटेट का जो है एग्जाम होता है। जैसे आपका उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, ठीक है ना, गुजराती है, जितनी सारी जबान है, इस सारे जबानों का सिलेबस एक ही है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका एक जबान का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो दूसरी जबान का भी हो जाएगा, बस फर्क यह है कि वो ट्रांसलेट किया होता है, ठीक है ना जी। तो इसलिए अगर पूछेगा तो ऐसा नहीं कि गुजराती में अलग पूछेगा, इसमें नहीं, बस ये है कि वो गुजराती लैंग्वेज में होगा। तो आपका हिंदी में भी पूछेगा तो भारत की जे सरकारी जबान, या फिर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय भाषा, तो राष्ट्रीय भाषा तो नहीं हो सकता ना हिंदी जी। चलिए अब उसके बाद साथियों आगे देखिए 2-3 बातें और मैं कहना चाहूंगा जिक्रन। सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जब भी हम कोई जबान शुरू करते हैं, भाषा शुरू करते हैं, तो वहां पर एक चीज होती है बोली और एक होती है जबान। बोली और जबान में फर्क क्या है इसको आप समझ लीजिए। जैसे अभी हम लोग यहां पर 2500 लोग जुड़े हुए हैं लगभग समथिंग में, अलग अलग जगह से है, सारे लोगों की मादरी जबान एक जैसी नहीं होगी, और जो मादरी जबान आपकी है वो हमारी नहीं है, जो हमारी है वो आपकी नहीं है, ठीक है ना। तो मादरी जबान का अगर कोई ये बोले कि हम फला घराने में पैदा हुए हैं, हमारी मादरी जबान की कोई किताब है क्या, नहीं, आपकी किताब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि जो बोली होती है उसका कोई लिखित रूप नहीं होता, यानी तहरीरी रूप नहीं होता। और बोली जो है ना ये एक महदूद इलाके में बोली जाती है, मतलब ये इसका दायरा कम होता है, और जब वही बोली बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं और वो डेवलप कर जाता है तो वो साथियों जबान हो जाती है, यानी वो भाषा यानी लैंग्वेज कहलाती है। और भाषा यानी जबान यानी लैंग्वेज जो है ना वो लिखित रूप में होती है, यानी तहरीरी होती है, ठीक है ना। उसके उसूल होते हैं, उसके कायदे होते हैं, उसके कानून होते हैं, लेकिन जो बोली है उसका कोई उसूल, कोई कायदा, कोई कानून नहीं होता, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए बोली और जबान, बोली और जबान में क्या फर्क है एक एक करके हम लोग समझेंगे चीजों को, जी समझिएगा। दर हकीकत एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, बाद में हमें कहने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए बोली और जबान, दर हकीकत बोली और जबान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, मतलब चूंकि बोली ही डेवलप करता है तो जबान होता है, तो इसके अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल एक ही तरह से किया जाता। दोनों का इस्तेमाल इंसान जो है ना अपने जरूरियात को इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी तो आप बोलेंगे जी हमको कोई जरूरत है तो हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो बोली और जबान में कोई बुनियादी फर्क नहीं है, लेकिन बोली और जबान, बोली जबान के मुकाबले एक छोटे इलाके या किसी मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है।
अब बोली की कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती, जो बात मैंने अभी आपको बताया कि बोली की कोई भी लिखावटी रूप नहीं होता, और इसकी कोई मुनज़्ज़म शक्ल और जवाबित नहीं होते। किसके? बोली के। इसमें अक्सर तब्दीलियां आती रहती हैं। अब देखिएगा कि साथियों आता है कि हर 20 किलोमीटर के दायरे पर क्या होता है, बोली चेंज होती रहती है, उसके साथियों रूप बदलता रहता है। जबकि जबान एक वसीअतर नजरिया है, मतलब जबान जो है बोली के मुकाबले ज्यादा साथियत इसका दायरा वसी होता है। ऐसा नहीं है कि जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जहां जहां उर्दू बोली जाती है वो सब इसी को बोलेंगे, लेकिन जो आपकी मादरी जबान है वो एक खास दायरे में है, ठीक है ना। तो जबान और साथियों बोली में ये फर्क है। जबान के मुतअय्यना उसूल ज़वाबित होते हैं, मतलब जो जबान है उसके क्या होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। इसकी मियारी और तहरीरी शक्ल होती है, इसका हल्का वसीअतर होता है। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं जबान क्या है। जबान क्या है यानी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है। जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है। देखिए बहुत सारे बोली मिलकर एक जबान का निर्माण होता है, तो बोला जाए कि जबान बोलियों के मजमुआ का नाम है। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात यानी भाषा विज्ञान कहलाता है, मतलब जो जबान पर रिसर्च करते हैं ना तो उसको कहा जाता है भाषा विज्ञान। जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बातों, तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम जबान है। अब कोई पूछे कि भाई जबान किसको है, अगर मान लीजिए कि साथियों हमको यह बोला जाए कि जबान क्या है, जबान यह है कि हम तमाम लोगों को कुछ समझा रहे हैं, तो आप कैसे समझ रहे हैं, जिसके जरिया समझ रहे हैं। बीच में माध्यम क्या है, तो भाई बीच में एक माध्यम है, वो माध्यम क्या है, जो साउंड आप सुन रहे हैं उस साउंड के जरिया यानी हम आपको उर्दू में समझा रहे हैं। तो मैं अपने एक्सप्रेशन को, मैं अपने विचार को, मैं अपने ख्यालात को, मैं अपने जज्बात को आप तक कैसे पहुंचा रहे हैं, तो जबान के जरिया। तो ये जबान बीच में क्या है साथियों, वास्ता बना यानी वसीला बना, और इसी को बोलते हैं तरसील, और इसी को बोलते हैं संप्रेषण, और इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। कल साथियों फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, तो बीच में कम्युनिकेशन क्या बना, आपने देखा होगा मोबाइल पे, तो मोबाइल क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। तो अब हमारे दिल में क्या चल रहा है, आप तक कैसे पहुंचाऊं, तो साथियों हम किसका यूज करते हैं, भाषा का यूज करते हैं। तो ये भाषा क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक जरिया है, ठीक है ना। तो जबान बातचीत करने, अपने ख्यालात, एहसासात, जज्बातों, तजर्बात को लफ्जों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीकों का नाम ही क्या है, जबान है। जबान इंसान के ख्यालात, जज्बात, एहसासात और जरूरियात की तरसील का वसीला है, मतलब एक जरिया है, एक माध्यम है, ठीक है ना। बात नहीं कीजिएगा ज्यादा, आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि 4 से 5 घंटे का क्लास होगा, बेहतर से बेहतर माहौल बनाइएगा, और ताकि साथियों मैं जो नहीं भी पढ़ाना चाहूंगा वो भी आपको पढ़ा दूं जी, ठीक है ना। समाजी तहम्मुलात का नतीजा है। अब तहम्मुलात का मतलब क्या होता है साथियों, कि जब हम लोग, चूंकि मनुष्य यानी इंसान जो है वो समाजी प्राणी है, यानी वो समाज में रहने वाला है, उसके जरूरियात एक दूसरे से पड़ते हैं। तो वो साथियों एक जरूरियात जो एक दूसरे से पड़ते हैं, तो उस जरूरियात को पूरा जो हम लोग करते हैं वो किससे, तो बीच में माध्यम बढ़ता है क्या साथियों, भाषा। तो तहम्मुलात का मतलब होता है कि बातचीत, वार्तालाप जी। तो समाजी तहम्मुलात, तहम्मुलात का नतीजा क्या है, जबान है। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता, ये ऊपर आ गया था, दोबारा ये रिपीट हो गया। चलिए अब जबान जो है ना, जबान 3 तरीके का होता है। एक जबान है इशारों की जबान, दूसरी जबान है आवाजों की जबान, तीसरी जबान है अलामतों की जबान। समझिएगा, आप पढ़ने लगते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग झगड़ा करते हैं, टीचर आपके सामने ऑफलाइन पढ़ा रहा है, कोई बच्चा बोलता है ऐसे करता है, क्या समझा आपने, इशारा किया उन्होंने, कहनी मार दिया आपको, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, आपको चीटी काट लिया, इशारा समझा। कोई साथियों आप पूछोगे कि भाई हमको फला जगह जाना, कोई आपको इशारा से ऐसे बता दिया, या कोई आंख दिखाएगा चुपो चुपो सर आ रहे हैं, तो ये सब क्या इशारों की जबान है। और अलामतों की जबान ये हुआ कि अगर हम ये बोलें ए, तो ए की अलामत कैसे होगी,
ए की अलामत ऐसे होगी, यानी ए का निशान कैसा होगा, ऐसा होगा। अगर हम बोले बी, तो बी की अलामत ऐसी होगी। कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो बी ऐसे बोल दिया कि बी ऐसे होगा, तो वो अलामत गलत यूज कर रहा है, तो अलामत की जबान ये हुई। तो जो लिखावटी तहरीरी जबान है वो अलामतों की जबान है, लेकिन ये अलामत की जबान उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक इसमें साउंड न दिया जाए, यानी आवाज। तो ये साथियों, जब तक इसके अंदर हम साउंड न देंगे तब तक ये बेकार है, इसका कोई यूज नहीं हो सकता। समझ रहे बात? अब चलिए एक एक करके हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं। जबान कितने प्रकार के होते हैं? 3 किस्में होती हैं जबान की। इशारों की जबान, आवाजों की जबान और अलामतों की जबान। अलामत का मतलब आपने समझ लिया। देखिए आप, इशारों की जबान, जब हम अपने जिस्म के आज़ा के हरकत के जरिया अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आज़ा का मतलब हुआ कि आपके जिस्म के जो अंग है, मतलब जैसे कि साथियों हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान है, इसके हरकत से जरिया आप अपने एहसासात, जज्बात और ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम इशारा कहते हैं। यह मरहला जबान की नशोनुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल ज़मानाए कदीम से होता आ रहा है, बल्कि माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारों की जबान आवाजों की जबान से कमोबेश 10 लाख साल पुरानी है। मतलब समझिएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा एक बात, यहां पर हिंदी और उर्दू दोनों का मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं। अब सोचिए कि आप इस दुनिया के अंदर सबसे पहले इंसान हो। थोड़ा सा जाइए अतीत के अंदर, जमाना कदीम में, वो इंसान जो सबसे पहला इंसान होगा। आज तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा कलम है, ये पेन है, ये गिलास है, ये घड़ी है, ये चश्मा है, क्योंकि इसको हमने देखा है। और मान लीजिए कि आपको समंदर के अंदर डाल दिया जाए, जहां की किसी चीज का आपका वास्ता नहीं पड़ा, उसका नाम क्या रखिएगा आप? क्या नाम रखिएगा आप? कुछ नाम नहीं रखेंगे, सब में बोलेंगे हाँ 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 हूं बोलेंगे, मतलब सबको इशारा से बोलेंगे। तो इंसान जो सबसे पहले साथियों इस दुनिया में आया, ऐसे तो आदम अलैहिस्सलाम आए, वो अलग है, लेकिन हम चूंकि आपको पेडागोजी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि इंसान जो सबसे पहले इन दुनिया में आया, वो सबसे पहले जो जो चीजों को देखा उसको इशारों से बोला। तो इसलिए कहा गया कि जबान का जो सबसे पहला रूप है वो सांकेतिक भाषा है, यानी इशारों की जबान है सबसे पहले। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे जैसे आपकी जरूरियात पड़ती गई, चीजों से आपका वास्ता पड़ता गया, उस तरह आप उसके नाम जान गए। मान लीजिए कि आपको भाई प्लेन का कोई पूछे कि दुम को क्या बोलते हैं, आगे को क्या बोलते हैं, पीछे को क्या बोलते हैं, सीट को क्या बोलते हैं, उसके नीचे का क्या, तो उससे हमारा वास्ता ही नहीं पड़ा, उसका नाम हम नहीं जाने। लेकिन आपका चश्मा, फ्रेम, ये सब से वास्ता पड़ा, मोबाइल, बटन, स्विच, ये सबको आप जान गए। तो जैसे जैसे इंसान की जरूरियात जिससे वास्ता पड़ता गया, वो उसका नाम रखता गया। कहने का अर्थ यह है कि भाषा का सबसे पहला जो मरहला है वो इशारों की जबान है ना? क्या जबान है? इशारों की जबान है। तो साथियों ये बात आप जान गए। चलिए अब उसके बाद देखते हैं आवाजों की जबान। आवाज की जबान जो हम बोल रहे हैं ना, ये आवाज की जबान है। जे समझिएगा, आवाजों की जबान, इसका मतलब है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाजों को सुनकर उसके माना समझता और सीखता है। जबान सीखना एक इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन जिन लोगों से साबका पड़ता है वो कोई ना कोई जबान बोलते हैं। बच्चा उन्हीं आवाजों की नकल करके आवाजों को दोहराकर जबान सीखता है और धीरे धीरे उस पर महारत हासिल कर लेता है। जैसे हम बोल रहे हैं अपने साथियों, जज्बात को, अपने एहसासात को हम जाहिर कर रहे हैं, तो हम किससे? साउंड से कर रहे हैं ना, तो ये हो गया आवाजों की जबान। अब उसके बाद तो तीसरा रूप है जबान का, वो है अलामतों की जबान। अलामतों की जबान क्या है? अलामतों की जबान किसी लफ्ज या आवाज को जब एक खास अलामत यानी माना में इस्तेमाल किया जाने लगता है, तो वो लफ्ज या आवाज उस माना के लिए अलामत बन जाता है और वो तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीरी शक्ल जबान की एक मुस्तकिल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामात को पुकारा न जाए बेजान है। इस तरह तहरीरी जबान आवाजों के बगैर अधूरी है। इतनी लंबी चौड़ी बात आप समझे ना? वही चीज है। अगर मान लीजिए साथियों हम ए बोलते हैं,
तो एक ही एक अलामत है ऐसे ही, लेकिन अलामत मुकम्मल नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक इसके अंदर साउंड न दिया जाए। जे तो अलामत की जबान बगैर साउंड के, बगैर आवाज के वो अधूरी है। जब आप सुनेंगे तभी ना लिखेंगे। हम बी बोलेंगे तो बी की अलामत ऐसी है, तो ये अलामतों की जबान है। हम बोलेंगे शीन तो शीन की अलामत ऐसी होगी, तो ये अलामतों की जबान है। क्लियर हो गया? तो हमने ये जाना कि जबान जो है वो 3 किस्में है जबान की। इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान। इस सब क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया ना? ये आपका क्लियर हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 2 बात याद रखिएगा, कुछ लोग हो सकते हैं नए हैं। जब साथियों उर्दू के अंदर एक लफ्ज आ जाता है आमोजिश, ठीक है ना, आमोजिश आ जाए, आमोजिश का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। और जब उर्दू के अंदर आ जाए इक्तिसाब या फिर हुसूल, क्या आ जाए? हुसूल, तो इसका माना होता है अर्जन। क्या होता है हिंदी के अंदर? अर्जन। और आमोजिश और सीखने का माना होता है अधिगम। याद रखिएगा ये। अब ये क्या होता है भाई? जैसे अभी आप लोग यहां पर पेडागोजी सीखने आए हैं, नहीं तो ये आमोजिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर की जबान कभी सीखने की कोशिश किए हैं? नहीं, तो वो आपका इक्तिसाब हुआ, वो हुसूल हुआ। अब यहां पर एक बात याद रखिए कि इक्तिसाब यानी हुसूल जो है वो एक फितरी अमल है, यानी वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। आप ऑटोमेटिकली साथियों अपने घर परिवार से सीख जाएंगे। लेकिन जो आमोजिश है वो बगैर सीखे नहीं सीख सकते, यानी आमोजिश यानी अधिगम में आपको मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब आपको वही चीज हम यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको मैंने आपको पहले समझा दिया। चलिए देखते हैं। चलिए जबान की आमोजिश और इक्तिसाब। अब आमोजिश का मतलब हुआ अधिगम, इक्तिसाब का मतलब हुआ अर्जन। तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश कहा जाता। समझिएगा क्या कहा जा रहा कि तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को आमोजिश कहा जाता। अब भाई मान लीजिए कि आप जिस समय नहीं पढ़े थे उस समय आप जो है ना इसको भी शीन पढ़ते थे, सीन, और इसको भी सीन पढ़ते थे, मतलब दोनों में कोई फर्क आपको समझ में नहीं आता था। आप जो है ना जिस समय आप नहीं पढ़े थे उस समय आप इसको भी काफ पढ़ते थे और इसको भी काफ पढ़ते थे। लेकिन जब आपने पढ़ लिया, सीख लिया, तो आपको समझ में आया है कि यह है शीन और यह है सीन, यह है काफ और यह है काफ। तो मतलब जब सीखने के बाद आपके अंदर तब्दीली आ जाए, बदलाव आ जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वही होता है आमोजिश, वही होता है अधिगम। क्या होता है? अधिगम। तो तजर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली को क्या कहा जाता है? आमोजिश कहा जाता है। जबकि इक्तिसाब एक फितरी अमल है, मतलब ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता। कौन सा? इक्तिसाब। हर बच्चा तकरीबन 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान का इक्तिसाब कर लेता है। यह बात याद रखिएगा कि जो भी बच्चा है वो 4 साल की उम्र तक अपनी मादरी जबान को वो मुकम्मल तौर पर सीख लेता है। अक्सर बच्चे स्कूल आने से कबल एक से ज्यादा जबान सीखने लगते हैं। एक बच्चा स्कूल आता है, अब तो साथियों 3 साल की उम्र में आएगा एनईपी आने के बाद, लेकिन साथियों पहले जो है ना एक बच्चा का स्कूल में जो दाखला होता था वो 6 साल की उम्र में होता था। और हमने ये पढ़ा कि एक बच्चा 4 साल तक अपनी जबान पर मुकम्मल पकड़, गिरफ्त और दस्तरत हासिल कर लेता है। तो इस सूरत में साथियों जो 2 साल उसको और बचता है, अब वो बहुत सारे तजर्बात सीख लेता है। जैसे वो फैन बोलने लगता है, एलिफेंट बोलने लगता है, पेन बोलने लगता है, तो एक से ज्यादा जबान वो सीखने लगता है। और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो तकरीबन 5000 अल्फाज वो जानता है। यानी जब एक बच्चा 6 साल की उम्र में दाखिल हुआ तो वो लगभग 5000 नए लफ्ज को लेकर आता है स्कूल के अंदर, और बहुत सारे तजर्बात को लेकर आता है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए आगे।
आगे कहा जा रहा है मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राबता से हासिल किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक होता है रस्मी माहौल और एक होता है गैर रस्मी माहौल। जैसे आप लोग यहां आए, मैं साथियों एक टाइम टेबल के अनुसार आपको सिखाऊंगा, नहीं कि इतना से इतना बजे तक आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप अपने घर की जबान, उसका कोई टाइम फिक्स है कि आपको इतना से इतना बजे ही कोई बोलेगा, उसके बाद नहीं बोलेगा। तो ये जो टाइम टेबल यानी स्कूल, कॉलेज, मकतब, मदरसा, मंदिर, मस्जिद, ये सारे के ट्यूशन, यूनिवर्सिटी, ये सब के सब साथियों रस्मी माहौल में आएगा। अब रस्मी माहौल में हम कौन सी जबान सीखते हैं, दूसरी जबान, यानी कि आप मानक भाषा यानी कि मियारी जबान सीखते हैं। और साथियों जो हमारे घर की जबान है उसको पहली जबान ही बोला जाता है, तो उसको हम फितरी माहौल में सीखते हैं, गैर रस्मी माहौल में सीखते हैं। तो देखिए मादरी जबान गैर रस्मी और फितरी तौर पर माहौलियाती राबता से हासिल किया जाता है, यानी आप अपने कल्चर से उसको सीखते हैं, जबकि दीगर जबानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखा जाता है। ठीक है, चलिए कबल का क्या मतलब होता है, कहां कबल लिखा हुआ भाई, काबालाम कबल कहीं नहीं होगा, कबल कबल होता है, कबल का मतलब होता है पहले। चलिए दुनिया का हर आम बच्चा उम्मूमन 4 साल की उम्र तक अपने आसपास बोली जाने वाली जबानें सीख लेता है। इस पर माहिर नफ्सियात के अलग अलग नजरियात हैं। मतलब जो भाषा मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने साथियों कुछ अलग अलग उनके मतभेद हैं, उस मतभेद को हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए मतभेद में सबसे पहला मतभेद हम लोग जानेंगे स्किनर का। बीएफ स्किनर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि जो साथियों व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक का मतलब वो हुआ कि जो मन का क्या किया हो, रिसर्च किया हो, जो बच्चों के बारे में रिसर्च किया हो। तो पावलोव और स्किनर, इस दोनों का नजरिया हम लोग जानेंगे। स्किनर यानी बीएफ स्किनर, जिसकी पैदाइश 1902 ईस्वी में हुई थी और वफात 1990 में हुई थी। जे एक अमेरिकी माहिर नफ्सियात थे। उन्होंने इक्तिसाब का एक अमली मशरूत नजरिया पेश किया, यानी कि मिला जुला एक सिद्धांत उन्होंने दिया। किसने? बीएफ स्किनर ने। इनका मानना है कि जबान का सीखना महज मुहर्रिक और जवाब के दरमियान ताल्लुक है। मतलब आप किसी से पूछेंगे, वो मोटिवेट होगा तो वो आपको जवाब देगा, यही जबान सीखने का ये है, जो कि मश्क, नकल, रटने से हासिल होता। मतलब बीएफ स्किनर और पावलोव का कहना है कि एक बच्चा जबान सीखता है तो वो कब सीखता है? जब वो प्रैक्टिस करता है, जब उसकी वो मश्क करता है, जब उसको वो नकल करता है, जब नकल करने के बाद उसको वो रटता है, तब वो सीखता है। यानी बच्चा अपने माहौल की जबान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीजों और उनके नामों के बीच रिश्ता जोड़ता है और इस नतीजा में वो जबान सीखता है। समझ में आ गया? एक बच्चा पहली बार कोई भी चीज देखेगा तो वो पूछेगा अब्बू, मामू, पापा ये क्या है। अब जो बात बोलेंगे उसको वो रिपीट करेगा, अच्छा पानी पानी, यानी वो रिश्ता जोड़ेगा, तब वो जबान को सीखेगा। ये किनका मानना है साथियों? स्किनर का। ठीक है ना। चलिए बेसिकली इसमें यह याद रखना है कि पूछा जाता है कि किनका मानना है कि बच्चे जबान रटकर सीखते हैं, मश्क के सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, यानी अनुकरण के द्वारा भाषा सीखा जाता है, तो वो साथियों पावलोव और स्किनर का मानना है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की के बारे में हम लोग जानते हैं। नोम चॉम्स्की, इब्राहिम नोम चॉम्स्की बड़ा फेमस है जे। इनके बारे में इन्होंने कहा था कि बच्चे के दिमाग में एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है और बच्चे जन्मजात क्षमता लेकर पैदा होते, इन्हीं का ना है। तो चलिए इब्राहिम नोम चॉम्स्की 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में पैदा हुए। मगरिबी दुनिया में वो मौजूदा जमाने के माहिर लिसानियात, फलसफी, मुअर्रिख, सियासी मुसन्निफ की हैसियत से काफी मकबूल हैं और 92 साल नोम चॉम्स्की ये मीना चोस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा लिसानियात के सुबुकदोश प्रोफेसर हैं। इस इदारे से तकरीबन 50 सालों तक वो वाबस्ता रहे और रहते हुए अपनी खिदमत अंजाम दिए। ये तो उनके बारे में साथियों डिटेल में थोड़ी सी बातें हुई। अब इनका मानना क्या है नोम चॉम्स्की का? इनका मानना है कि हर बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता, यानी कोई भी बच्चा हो
वो जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होता है। इंसान पैदाइशी तौर पर जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता। कोई भी इंसान दुनिया का हो, वो क्या होता है जी, उसके अंदर जन्मजात क्षमता होती है, वो भाषा को सीख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जबान की तहसील तवारसी तौर पर होती है, मतलब ये नहीं कि बच्चा विरासत के अंतर्गत जबान सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अब्बा को साथियों 20 बीघा जमीन है, तो 20 बीघा जमीन में अगर मान लीजिए कि आप 2 भाई हैं, तो ये 20 बीघा जमीन 2 जगह डिवाइड हो जाएगा, 10-10 बीघा हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये आपको विरासत में मिला। लेकिन भाषा ये नहीं है कि विरासती, मतलब आपके पापा भी बहुत बड़े प्रोफेसर थे तो आप भी हो जाइएगा, नहीं। आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आप मेहनत करेंगे तब बनेंगे, यह मतलब होता है। इसका मतलब यह कतई नहीं होता है कि बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता है तो एक बच्चा बैठा रहे 20 साल तक, वो सोचेगा कि नोम चॉम्स्की साहब ने तो कह दिया कि बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा हुआ, हमें सीखने की क्या जरूरत है। आपके अंदर कैपेसिटी है, लेकिन जब आप सीखेंगे तब जी, तब आप होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, इनका मानना है कि हर बच्चा जबान सीखने की सलाहियत लेकर पैदा होता, मतलब भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हिंदी में बोलिए तो इंसान पैदाइशी तौर पर जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जबान की तहसील तवारसी तौर पर होती है, मतलब विरासत में मिलती है, बल्कि चॉम्स्की का नजरिया यह है कि इंसान जबान सीखने की इस्तेदाद के साथ पैदा होता है और उस इस्तेदाद की मुआविनत से वो माहौल में रहकर जबान को सीखता, मतलब जो कैपेसिटी लेकर वो पैदा होता है उसी की मदद से वो जबान को सीखता है। किससे साथियों जी, समाज से। नोम चॉम्स्की साहब ने ही कहा था कि हर इंसान के दिमाग में एक LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। ये नोम चॉम्स्की साहब भी नहीं कहा था, ठीक है ना। इस बात को भी आप लोग, और हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे, क्योंकि अब ये जो है ना 6 प्रैक्टिस सेट और आपको कराऊंगा, तब ये पूरा क्लास जो है आपका मुकम्मल होगा। अब ये बताइए क्लास आज का कैसा लगा आपको, एक बार आप अपना फीडबैक दीजिए। और एक शेर आपको कहना चाहूंगा कि वो शेर ये है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए। साथियों, उर्दू पेडागोजी मैराथन क्लास मुकम्मल मैंने थ्योरी बेस्ड क्लास दिए हैं। अब हम आपको कल से जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जिससे संभावना बनता है, वो सब सवालात हम आपको कराएंगे, इसी प्लेटफॉर्म से आए बगाए लाते रहेंगे। चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।